तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेश में। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने भी सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं आपको समझ आ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए जिला सीरीज लेके आया हूं। इस हफ्ते पूरा आपका क्या चलेगी, उत्तराखंड की क्लास चलेगी, यानी डिस्ट्रिक्ट चलेंगे इस हफ्ते। ठीक है, एक जिला पौड़ी चलेगा, उसके बाद दूसरा जिला जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोग जो देहरादून के 4 पार्ट आए थे उसको अच्छे से तैयार कर लेना, और ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होगी आपके उत्तराखंड के एग्जाम के लिए। ठीक है, धैर्य बनाए रहना, मेहनत करना, सब अच्छा होगा। ठीक, देखिए आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आपको क्या करना है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को देखना है और मैप आपके पास होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, जब तक कि मैं अपना कुछ बोलूं आप लोग इस मैप को तुरंत से बना लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने इस मैप को अपनी कॉपी में बनाना है, एक अलग से पेज में, और थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, मतलब एक पेज में पूरा मैप ही आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए सबसे पहली चीज, एक चीज गांठ बांध लीजिए, रटना मना है। ठीक, ये जो चीज है, ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, ये सब मैप पे आधारित होगी। आप लोग क्या करेंगे, इसको रटना छोड़ देना। बस एक रिक्वेस्ट है, एक डेली आप लोगों को इसमें नजर मारनी है, और इसको नजर मारते मारते आपके दिमाग में ये चीजें छप जाएंगी। ठीक है, देखिए पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट आपने बनाना है। पौड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके भी 3 से 4 पार्ट या 2 से 3 पार्ट जितने भी आएंगे वो चलेगा, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट की ओर हम आएंगे। ठीक, देखिए ये रहा आपका पौड़ी जनपद। ठीक है, जिसको आप पौड़ी गढ़वाल सामान्यतः बोलते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी राज्य की सीमाएं दिखाओगे कि कहां कहां ये दूसरे जिलों को छूता है, मतलब इस जिले की अदर जिलों के साथ सीमा या अन्य राज्य के साथ सीमा आप लोगों को सबसे पहले नोट करनी। तो लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे नॉर्दर्न पोर्शन पे लिखिए, इस उत्तर के भाग में टिहरी गढ़वाल लिखिए। उसके जस्ट बगल पे यानी उत्तर पूर्व की ओर रुद्रप्रयाग लिखिए। उसके थोड़ा सा नीचे पूर्व साइड की ओर चमोली लिखिए। उससे नीचे क्या लिखेंगे, अल्मोड़ा लिखेंगे। उससे नीचे क्या लिखेंगे, नैनीताल लिखेंगे, जो दक्षिण पूर्व की ओर आएगा। और इस वाले भाग में जो कि साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी भाग और दक्षिण पश्चिम का जो भाग है, वहां पे यूपी लिखेंगे, और यूपी के साथ तराई भाबर लिखेंगे, जो प्लेन का इलाका यानी मैदानी इलाका कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो वेस्टर्न पोर्शन है उस इलाके में वेस्टर्न की ओर हरिद्वार लिखिए, और जो नॉर्दर्न वेस्ट इलाका है वहां पे देहरादून लिखिए। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए देखो, नॉर्थ पोर्शन में क्या लिखोगे, टिहरी गढ़वाल, नॉर्थ ईस्ट की ओर रुद्रप्रयाग, हल्का सा ईस्ट की ओर चमोली, फिर जरा नीचे की ओर आगे और ईस्ट की ओर अल्मोड़ा, साउथ ईस्ट की ओर नैनीताल, साउथ की ओर यूपी का इलाका, साउथ वेस्ट की ओर मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट की ओर हरिद्वार, और नॉर्दर्न वेस्ट की ओर क्या दिखाओगे, देहरादून दिखाओगे। सबसे पहले आपने ये दिखाना है। पहला क्वेश्चन, पहली चीज, अरे भैया पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला है उत्तराखंड में, जो कि 7 जिलों को छूता है। पहला क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, पूछता है, तो 7 जिलों के साथ। क्वेश्चन फॉर्म पे लिखते रहना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो पहला क्वेश्चन 7 जिलों के साथ। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस जनपद को नहीं छूती। अरे भैया मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग समझा रहा हूं कि आपने ये मैप देखना है, इस मैप को देख के आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। कुछ नहीं भी आता है, भले ही कल के दिन इंटरव्यू में पहुंचते हो, अगर कोई पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता है, कुछ नहीं भी आता है उसको, या कहीं कोई दूसरे जिले से बिलोंग करता है, इस मैप को देखने के बाद पौड़ी गढ़वाल के बारे में क्या जानते हो, कम से कम इतना तो बोल सकते हो कि सर पौड़ी गढ़वाल उत्तर में टिहरी से, उत्तर पूर्व की ओर रुद्रप्रयाग और चमोली से, पूर्व की ओर अल्मोड़ा से, पूर्व दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्व की ओर नैनीताल से, इधर आपका साउथ की ओर यूपी से, वेस्ट की ओर हरिद्वार से, और नॉर्दर्न वेस्ट की ओर देहरादून से जुड़ता है। जब इतनी सब चीजें दिख रही है, ये सब जुड़ाव है पौड़ी जिले को, ये जिले छूते हैं, आप लोगों को सब पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया, पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है। ठीक है, तो आप इसमें से इतने जिले ऐसे हैं जो पौड़ी गढ़वाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं या सीमा बनाते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने देहरादून डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था उसी क्रम पे चलेंगे, यानी वो जो रूट पकड़ा है हमने पढ़ने का, वही रूट हम यहाँ पे अपनाएंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पे कितनी सफलता मिलती है, पौड़ी गढ़वाल के बारे में जानने में कितनी मदद मिलती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने वहां भी क्या बताया था आपको कि कोई ना कोई, जैसे ये सीमाएं हैं किसको छू रही है, मैंने बताया था कि इसका अक्षांशी विस्तार, यानी जो इसका नॉर्दर्न पोर्शन है, जो ये लाइन होगी अक्षांश, और जो इधर होगी। ठीक है, अब उत्तराखंड जो है उत्तरी अक्षांश में आप लोगों को पता है। ठीक है, जब भारत उत्तरी अक्षांश
अक्षांश में, तो उत्तराखंड भी उत्तरी अक्षांश में होगा। तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार कभी पेपर में पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, ना ही क्षेत्रफल पूछेगा, ना अक्षांशीय विस्तार पूछेगा। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, जो इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है और जो इसका सबसे नॉर्दर्न पोर्शन है, इसके बीच का जो गैप होगा, इसको बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अक्षांश देशांतर मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 29 डिग्री 21 मिनट से, नॉर्थ लिख देना पीछे, यानी पीछे उत्तरी होना चाहिए, याद रखना, यहां से 30 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। और कभी नहीं पूछेगा, इसको रटना मत, बिल्कुल बस नोट कर लो खाली ऐसे ही। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब यहां से यहां तक की जो इसकी मतलब आपकी अक्षांशीय विस्तार है, इन दो लाइनों को, ये जो गैप है ये इतना है। ये शुरू तो होता है 29 डिग्री 21 मिनट से और खत्म कहां होता है, 30 डिग्री 15 मिनट पे एंड होता है, ये अक्षांशीय। ऐसे ही इसका क्या होगा, एक देशांतरी विस्तार। देशांतर क्या होती है, ऐसी जो खड़ी लाइनें होती हैं ग्लोब में, ठीक है। तो जो ग्लोब में जो खड़ी लाइनें होते हैं, इस पॉइंट से इस सबसे वेस्ट जो ईस्ट का पोर्शन होगा इसका, तो भारत कौन से गोलार्ध में है, देशांतर में, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे जैसे आपने अक्षांश के पीछे उत्तरी लिखा, नॉर्थ लिखा, ऐसे ही देशांतर में क्या लिखोगे, जब भारत पूर्वी देशांतर में है तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड सब पूर्वी देशांतर में होंगे। तो यहां से ये जो लाइन है ये है 78 डिग्री 10 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री का गैप है इसमें, 78 डिग्री 10 मिनट। यहां से लेकर यहां जो खड़ी लाइन खत्म हो रही होगी, और ये है 79 डिग्री 10 मिनट, 79 डिग्री 10 मिनट। पूर्वी देशांतर का मतलब ईस्ट, दोनों के पीछे क्या लिखा होना चाहिए, ईस्ट लिखा होना चाहिए, ठीक। अब देखिए एक चीज याद रखना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब मैं ये देशांतर वगैरह और अक्षांश बता रहा हूं, जब आप इनके बीच का गैप देखोगे, जैसे देशांतर के बीच का गैप 1 डिग्री है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही अदर डिस्ट्रिक्टों का भी होगा, ऐसी ये जो आपका अक्षांशीय रेखा है इनके बीच का कुछ भी गैप होगा। तो याद रखना, कभी ऐसा ना हो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए उत्तराखंड के किस जिले का देशांतरी विस्तार सर्वाधिक है। जितने महारथी बने हो, जितने मेहनत कर रहे हो, सब धरा का धरा रह जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की, ठीक है। ये समझ डेवलप करने का आपका काम होना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो अपनी तरफ से जितना बेटर कर सकते हो उतना करना, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी क्या हो सकता है कि ये जो देशांतरी गैप है, यहाँ 1 डिग्री है, कहीं हो सकता है 1.5 डिग्री हो, 1.5 डिग्री, कहीं हो सकता है 1.7 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा जिला यूं सर्वाधिक फैला है, यानी ईस्ट और वेस्ट के बीच सर्वाधिक फैला जिला कौन सा है, वो इसी देशांतर से पता चलेगा। इस देशांतर के बीच का गैप याद रखना। अब जब मैं आपको पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा, तब आपकी समझ आ जाएगा कि सबसे ज्यादा गैप किसके बीच था, देशांतर। अब देखना, जब मैंने देहरादून जिला पढ़ाया था, देहरादून का याद रखना कि देशांतरी गैप कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप निकालना कितना है, ठीक है। ऐसे ही जो अक्षांशीय गैप पढ़ाया था, इसके बीच का अक्षांशीय गैप देखो, 30 डिग्री 15 मिनट में से 29 डिग्री 21 मिनट को माइनस करोगे, मतलब इसमें से ये माइनस करो तो जितना आएगा वो अक्षांशीय गैप हो गया। हो सकता है किसी दिन क्वेश्चन पूछे कि किस जिले का अक्षांशीय विस्तार सर्वाधिक है, क्या कर लोगे बताओ, किस किताब से। उसने सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, तुम कितने ढंग से पढ़ रहे हो, तुम कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो, कितनी ईमानदारी, और एक एक नंबर से घड़ा बढ़ता है। याद रखना, एक एक नंबर आपको सिलेक्शन दिला सकता है, एक एक नंबर आपको बाहर बिठा सकता है। आप पढ़ते रहिए मंदिर, पढ़ते रहिए झीलें, पढ़ते रहिए आपका जितने भी बुग्याल वगैरह हैं। और क्वेश्चन उसने इतना बेसिक पूछ दिया कि किसका सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है, किसका सर्वाधिक देशांतरी विस्तार है, तो वहां पे मात मत खाना, वहां बेहोश होके मत आना। तो अभी भी हिंट दे रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट का गैप लिख देना। जैसे देहरादून का था, यहाँ पे गैप लिख लीजिए कितने का था, जो तुमने कॉपी में कैलकुलेशन कर लेना, और ऐसे ही यहाँ पे इनका भी गैप लिख देना। जब 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार और राज्य की सीमाओं के बारे में हमने जाना, तो देखिए आना कितने जिलों से छूता है, 7 जिलों से। क्वेश्चन कौन से जिले को नहीं छूता है, आपको आंसर, एक ऐसा राज्य भी है जो पौड़ी गढ़वाल को टच करता है, अदर स्टेट, दैट इज यूपी। उत्तर प्रदेश का जो ये वाला इलाका है, यानी जो पौड़ी गढ़वाल से जो साउथ की और वेस्ट, ये जो साउथर्न इलाका है, ये तराई भाबर नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश को छूता है। और ये कोटद्वार का इलाका आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में या इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा कि पौड़ी कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है, या दुगड्डा कहाँ है, लैंसडाउन कहाँ पे है, यमकेश्वर कहाँ है, मैं सब चीजें आपको समझाऊंगा। धैर्य रखना, इम्तिहान रखना, तो जितना भी मैं कोशिश करूंगा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, संयम रखना, पेशेंस रखना। देखिए
यूपी को छूता है ये तराई भाबर के इलाके से, तराई भाबर बोलते हैं इस इलाके को जहां से यूपी को छूता है। ठीक, अब आती है जैसे हमने देहरादून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, आखिर ये एग्जिस्ट कैसे किया, ये कहां से ये पौड़ी गढ़वाल आया, कहां से इसके बारे में। अब फिजिकल लोकेशन तो ऑलरेडी होगी, वो तो नेचर ने बना रखी है, प्रकृति ने बना के दे रखी है, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो आज का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, कैसे आया, हम लोग ये देखते हैं। देखें, ये जो इलाका है इस पौड़ी गढ़वाल का 90% से अधिक इलाका जो है वो क्या है, पर्वतीय इलाका है। पर्वतीय का मतलब यहाँ पर्वत वगैरह है, सिर्फ जो कुछ इलाका जो इसकी साउथ की पोर्शन में बढ़ता है वो मैदानी इलाके अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए पौड़ी गढ़वाल का 90% से अधिक इलाका पहाड़ी है, 90% से अधिक पहाड़ी। ठीक है, 90% से अधिक इलाका क्या है इसका, पहाड़ी है, और ये जो पड़ता है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पड़ेगा। किसके बीच, शिवालिक व मध्य हिमालय। अभी बताता हूं, शिवालिक प्लस मध्य हिमालय। अब आधे लोग कह रहे होंगे कि सर ने क्या लिख दिया, ये क्या होता है, कैसे, इतना तो समझ गए, चलो पूरे एरिया में से 90% से ज़्यादा एरिया ऐसा है जो पहाड़ का है, बाकी कुछ परसेंट प्लेन से होगा, तराई होगा, लेकिन सर ने क्या लिख दिया, ये तराई, ये शिवालिक है। अरे भाई तुम्हारा भी तो कुछ नाम है, मोहन नाम है, श्याम नाम है, राम नाम है, ऐसे हिमालय पर्वत श्रेणियों के कुछ नाम हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ नाम होते हैं। अब नाम कैसे होते हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया था, हिमालय पर्वत जो होता है उसको अलग अलग उसकी श्रेणियां होती है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, किस हाइट में है, कितनी वहां बर्फाबारी होती है, इसके अकॉर्डिंग उसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं हिमालय पर्वत की, फिर सुन लीजिए, जहां सदैव क्या रहती है, बर्फाबारी रहती है, वो क्या कहलाता है, वृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत की जहां सदैव बर्फ रहती है उसको क्या कहते हैं, वृहद हिमालय, महान हिमालय, या आपका क्या कहलाता है उसको, हिमाद्री, सबसे ऊपर। ठीक, इसको लिख लीजिए, वृहद, महान या हिमाद्री। हिमाद्री मतलब हिम का घर। ठीक है, जहां बर्फ रहती है। उससे छोटी जो इलाके होंगे जहां सदैव बर्फ नहीं रहेगी लेकिन एक फिक्स सीजन में बर्फाबारी होती है, कम हाइट के होंगे उसके कंपैरिजन में, उसको बोलेंगे क्या, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये जो इलाका है सेकंड पोजीशन में। ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहे हो आप, देखिए तो ये जो इलाका होता है इसको बोलते हैं लघु, कौन सा हिमालय, या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। इससे और साउथ की ओर आओगे जहां और भी कम हाइट के मिलेंगे, जहां तराई का इलाका शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। क्या बोलते हैं, इस सबसे नीचे वाले इलाके को जो प्लेन टाइप का होगा, इस थर्ड वाले को बोलेंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, वहां कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया, बृहद, महान या हिमाद्री सबसे नॉर्थ, उसके साउथ की ओर लघु या मध्य हिमालय, और उससे साउथ की ओर शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो मैं वही कह रहा हूं, जो पौड़ी का इलाका अधिकांशतः इलाका पड़ता है वो शिवालिक और मध्य हिमालय, जैसे ये इलाका शिवालिक में आ गया और जो पहाड़ी का इलाका हो गया वो मध्य हिमालय में आ गया। ठीक है, इतना तो आपके समझ आ रहा होगा। तो ये 90% से अधिक का इलाका क्या है इसका, शिवालिक या मध्य। अब एक चीज याद रखना, मैंने आप लोग को जनसंख्या के आंकड़े पढ़ाए हैं, पौड़ी गढ़वाल को पौड़ी गढ़वाल की जगह लिखना, जिसमें नंबर 1 है, जिसमें नंबर लास्ट है, क्या इसके मतलब लिटरेसी है, ये सब चीजें आपको इसी के साथ भी नोट करते रहनी है ताकि आपके दिमाग में वो छप जाए। ठीक, अब देखिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ये जो इलाका है प्राचीन काल से यहाँ पे अनेक गढ़ थे। पूरे गढ़वाल में आप लोगों ने सुना होगा 52 गढ़ों के नाम, अनेकों गढ़ हुआ करते थे। तो पूरे गढ़वाल का जो इलाका था, जैसे ये पूरा इलाका, अभी तो मैंने सिर्फ पौड़ी दिखाया लेकिन ये गढ़वाल के और भी इलाके हैं इसमें, तो ये पूरे अनेक गढ़ यहाँ पे हुआ करते थे। कहाँ, गढ़वाल के इलाके में प्राचीन काल से ही। अब देखिए जो गढ़ थे उन गढ़ों में अनेक लोगों ने क्या किया, शासन किया। उन्हीं में से एक चांदपुर नाम का गढ़ था जहां का शासक कौन था, अजयपाल था। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, देखना, चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़, एक गढ़ क्या हुआ करता था, चांदपुर गढ़ हुआ करता था, जहां पे एक शासन करता था, उसका नाम था राजा अजयपाल। ठीक, कौन था, अजयपाल। ठीक, इस अजयपाल ने क्या किया, जैसे यहाँ पे शासन कर रहा था, इसने अनेक गढ़ों को क्या कर दिया, जीत दिया, और उसको जीतने के बाद, उनको विजित करने के बाद एक संयुक्त गढ़वाल की क्या की, स्थापना की, जिसके अंतर्गत वर्तमान देहरादून, हरिद्वार और सहारनपुर के कुछ इलाके भी सम्मिलित थे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पॉइंट लिख लेना कि पहले प्राचीन काल में इस इलाके में जो आपका गढ़वाल का इलाका है, अनेक गढ़ हुआ करते थे, जिनमें से एक गढ़ का नाम था चांदपुर गढ़। यहाँ का एक शासक हुआ करता था, मैंने पढ़ाया है आपको, उसका नाम था अजयपाल। इस अजयपाल ने क्या किया, अनेक गढ़ों को जीता और एक संयुक्त गढ़ की स्थापना की, जिसके अंतर्गत वर्तमान, ठीक है, अजयपाल ने क्या किया, गढ़ों को विजय
गढ़ों को विजय, और इन गढ़ों को विजय करने के बाद क्या बनाया इसने, एक संयुक्त गढ़वाल बना, ठीक है, संयुक्त गढ़वाल। इस संयुक्त गढ़वाल में वर्तमान देहरादून, हरिद्वार और सहारनपुर के कुछ इलाके आते थे। किसके, देहरादून पूरा नहीं आएगा, ठीक है, प्लस हरिद्वार प्लस सहारनपुर के कुछ भाग लिख लीजिए, के कुछ भाग आते थे, ठीक है, के कुछ भाग इसके अंदर आते थे। देखिए ये मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे आप गढ़वाल का मैप देखोगे वो गढ़ों में बटा था, 52 से भी अधिक गढ़ थे, वहां 52 गढ़ थे। तो उसमें से एक गढ़ था चांदपुर गढ़, जहां का शासक अजयपाल था, उसने अनेक गढ़ों को विजिट किया और एक संयुक्त गढ़ की स्थापना की। उस गढ़ में जो है वर्तमान देहरादून, हरिद्वार और सहारनपुर के भाग भी थे, और जो थे तो वो तो थे ही थे, ठीक है। ये गढ़ वाली कहानी होगी। मैंने आपको कहाँ पढ़ा रखा है, हिस्ट्री वाले सेक्शन में, याद रखना, जब मैं आपको ये गढ़वाल में अजय पवार वंश वगैरह पढ़ा रहा था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जैसे इसने किया, इसमें पवार वंश के शासकों ने भी शासन किया। याद कीजिए जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, ठीक है, और पवार वंश ने भी यहाँ लॉन्ग टर्म तक क्या किया था, रूल किया था इस गढ़वाल में, इस पौड़ी गढ़वाल के इलाके में, इन सब जगह उन्होंने भी क्या किया था, शासन किया था। जब अजयपाल था, अजयपाल ने क्या किया, यहीं पे एक जगह पड़ती है कहीं देवलगढ़, ठीक है, उसने क्या किया, राजधानी को देवलगढ़ से स्थानांतरित करके श्रीनगर ले आया। यानी देवलगढ़ और श्रीनगर में ज्यादा गैप नहीं है, अगल बगल ये कहीं यहाँ पे जैसा श्रीनगर है, यही कहीं पे कौन सा है, देवलगढ़ है। तो अगर ये पूछता है पवार वंश का ऐसा शासक कौन था जिसने राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित किया, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ थी इसकी पहले, ठीक है, देवलगढ़ से श्रीनगर लाया, श्रीनगर स्थानांतरित। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इनकी राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी पवार वंश की, उनमें अजयपाल भी था, उसकी भी राजधानी कहां थी, आपका देवलगढ़ थी, और उसने क्या किया, इस देवलगढ़ से राजधानी को श्रीनगर में शिफ्ट कर दिया, और श्रीनगर कहीं यहां पड़ता है। धैर्य रखना, वेट करना, जब ऐतिहासिक सेक्शन में कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मैं आपको ये सब बताऊंगा ये कहां था क्या था, ठीक है। मुगल वंश की जहां तक बात आती, उसने भी इस इलाके को विजिट करने की सोची, क्योंकि अपने आप में पहले से ही बहुत ज्यादा संपन्न इलाका था, बहुत ज्यादा क्या था, आगे का बढ़ा हुआ इलाका, यहाँ पे बहुत संसाधन वगैरह भी होते थे, ठीक है। और मुगल वंश ने बार बार यहाँ अटैक करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक मुगल का सेनापति था जिसका नाम था नवाजत खान। कौन था, मुगल सेनापति नवाजत खान, ठीक है। इस नवाजत खान ने क्या किया, देहरादून पे अटैक किया, दून घाटी पे अटैक कर दिया, ठीक है। नवाजत खान द्वारा कितने में 1636 में दून घाटी पर आक्रमण किया गया, ठीक है। अब दून घाटी पे जैसे ही इसने आक्रमण किया, अब दून घाटी पहले भी क्योंकि गढ़वाल का हिस्सा थी, तो रानी कर्णावती का नाम सुना होगा, उस रानी कर्णावती ने इसको क्या किया था, पराजित, ठीक है। डैश करके नीचे एरो करके लिखिए, इसे रानी कर्णावती द्वारा पराजित कर दिया गया, ठीक है, द्वारा पराजित। यानी रानी कर्णावती ने इस नवाजत खान को, ये जो मुगल सेनापति था, ये अटैक कर रहा था, इसको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, दून घाटी से इसको भगा दिया था, ठीक। अब देखिए जैसे मुगल शासन थे, उसके बाद यहाँ क्या हुआ था, उसको आप लोग नोट करना। देखिए रानी कर्णावती ने उसको पराजित कर दिया। फिर यहाँ पे कौन थे, जैसे पवार वंश के लंबे समय तक रूल रहा। लेकिन याद करो वो पल जब मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, गढ़वाल राजवंश, उसका एक राजा हुआ करता था प्रद्युम्न शाह, जो कि अंतिम पवार राजवंश था, उस समय का जो संयुक्त गढ़वाल था उसको पराजित कर दिया था गोरखों ने। खुड़बुड़ा में एक युद्ध हुआ था 1804 में, उसके ऊपर पराजय हुई थी, और 1804 के बाद इस इलाकों में गोरखों का क्या हुआ था, क्रूर शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, खुड़बुड़ा युद्ध ये कब हुआ था, 1804 में, ठीक है। ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, 1804 किस किस के बीच हुआ था, प्रद्युम्न शाह तो कौन था, गढ़वाल नरेश था, ठीक है, प्रद्युम्न शाह, और किसके साथ हुआ, गोरखों के साथ, गोरखा, इनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युम्न शाह की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। कितनी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और गोरखों ने यहाँ पे क्या किया, रूल करना शुरू कर दिया, और 1814 तक प्रॉपर तरीके से यहाँ क्या किया, शासन किया, ठीक है। 1814 तक गोरखों ने यहाँ पे शासन किया, गोरखों का
शासन। ठीक, अब 1814 के बाद क्या हुआ, जो उनकी स्थिति थी वो थोड़ा सा डगमग होने लग गई, क्योंकि अंग्रेज यहाँ आ गए और अंग्रेजों को जो सहायता दे रहा था मुख्य रूप से सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह चाह रहा था कि मुझे मेरा जो हमारे पूर्वजों का राजवंश था, पवार राजवंश था, वो मिल जाए। वो उस अंग्रेजों से उसने क्या की, सहायता की थी। ठीक है, तो अंग्रेजों और इस गोरखाओं के बीच 1814 के बाद क्या शुरू हो गया था, एक प्रकार का सैनिक अभियान शुरू हो गया था। मैंने आपको सब पढ़ा रखा, खलंगा वगैरह देहरादून के इलाके में क्या हुआ था, ये याद करो, दिमाग में थोड़ा जोर डालो। ठीक है, तो 1814 के बाद गोरखा यहां से क्या हो गए, अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गए और 1815 से इन इलाकों में किसके शासन स्थापित हो गया, अंग्रेजों का। ठीक है, तो लिख लीजिए 1815 से, ऐसी एरो करके लिखना है आप लोग। ठीक है, 1815 से अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का शासन। ठीक है, अब अंग्रेजों का शासन मतलब गोरखा यहां से क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। 1815 में गोरखों को यहां से क्या कर दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। अब जैसे ही यहाँ पे अंग्रेज शासन स्थापित हुआ था, अंग्रेजों ने यहाँ पे एक कमिश्नर की नियुक्ति की। उनका जो पहला कमिश्नर था उसका नाम था गार्डनर। ठीक है, 3 मई 1815, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम उसका कार्यकाल था। 3 मई 1815 को कर्नल एडवर्ड गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, 3 मई 1815 को कर्नल एडवर्ड गार्डनर को यहाँ का कमिश्नर बनाया गया, प्रथम कमिश्नर। ठीक है, यहाँ का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। ठीक, कमिश्नर। अब देखिए, फिर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैंने टिहरी रियासत वगैरह सब पढ़ाया था। सुदर्शन शाह चाह रहा था कि इसको ये इलाके भी मिले, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं दिया। अंग्रेजों ने उसको फिक्स टिहरी वगैरह का इलाका दिया। तो सिंगौली की संधि आगे होती है, गोरखा और अंग्रेजों के बीच होती है, और सिंगौली की संधि के तहत जो होता है, कुमाऊं और गढ़वाल पे किसका राज हो जाता है, अंग्रेजों का राज हो जाता है। याद करो, सिंगौली की संधि भी मैंने आपको पढ़ाई थी। अब जैसे ही सिंगौली की संधि होती है, उसके बाद इस इलाके में क्या होता है, देखिए, जो अल्मोड़ा होता है, यानी इसके जो पूर्व का इलाका था, पूरे उत्तराखंड के मैप को दिमाग में रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा वगैरह का जो इलाका था, अल्मोड़ा और उसके साथ जो सटे इलाके थे, उसको बोला गया ब्रिटिश गढ़वाल। और जो दूसरा इलाका था उसको बोला गया टिहरी रियासत। यानी एक को बोला गया टिहरी रियासत, एक को बोला गया ब्रिटिश गढ़वाल। टिहरी रियासत का अपना एक इलाका था, मैंने सब बता रखा आपको। दूसरा इलाका था ब्रिटिश गढ़वाल। सिंघौली की संधि जब हुई, गोरखे यहां से चले गए थे, तो सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के मध्य जो समझौता हुआ, उसके तहत जो टिहरी का इलाका था वो तो सुदर्शन शाह के पास आ गया, और उसके बाद जो इलाका बचता था उसको बोला गया ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, तो अगला जैसे ब्रिटिश गढ़वाल था, ब्रिटिश गढ़वाल किसके पास आ गया था, आपका अंग्रेजों के पास। ब्रिटिश गढ़वाल में जो इलाके थे वो अल्मोड़ा और इससे सटे हुए इलाके थे। ठीक है, कुछ पौड़ी का, कुछ चमोली का, लेकिन जो टिहरी का इलाका था वो अपने आप में अलग इलाका था। वहां पे कौन कर रहा था शासन, टिहरी रियासत वाले। ठीक, अब अल्मोड़ा का जो इलाका था वो ब्रिटिश गढ़वाल से 1839 में अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, ब्रिटिश गढ़वाल। यही पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, आपको से 1839 में अल्मोड़ा को पृथक कर दिया गया। ठीक है, अल्मोड़ा पृथक हो गया इससे, यानी अलग हो गया। अब जैसे ही अल्मोड़ा अलग हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, अभी तक राजधानी कहां चल रही थी, श्रीनगर में चल रही थी। राजधानी को शिफ्ट करके कहां ले आए, पौड़ी के। और वो कब लाए, 1840 में राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो 1840 में, अगला पॉइंट 1840, ठीक, में राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी लाया गया। ठीक है, अब देखिए, श्रीनगर से पौड़ी लाने का क्या मतलब होता है, ये अगल बगल ही है, इधर ही श्रीनगर है, यहाँ पे कहीं श्रीनगर है, इसी के बगल पौड़ी। ठीक है, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर का गैप होगा, इससे ज्यादा नहीं है, इसी पोर्शन में श्रीनगर पौड़ी है। और जो श्रीनगर को से पौड़ी लाया गया, ये पौड़ी जो होता है, धीरे धीरे उन्होंने इसका वर्तमान स्वरूप क्या आया, अस्तित्व में आया। धीरे धीरे जो पौड़ी था वो जो अभी स्वरूप दिख रहा है पौड़ी गढ़वाल का, उसके रूप में देखने को आपको मिलता है। इस पौड़ी को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ऐसा ही था। 1969 में इसी पौड़ी को गढ़वाल मंडल का क्या बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, 19 स्वतंत्रता के बाद, पूरा पॉइंट लिखना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1969 में पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया।
मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, यानी ये पौड़ी जो हो गया गढ़वाल मंडल का क्या हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्यालय हो गया। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए ये तो क्या था, एक बेसिक आइडिया, एक हिस्ट्री थी इस पौड़ी गढ़वाल की जो वर्तमान स्वरूप में आते हैं। अब 1960 में याद भी रखना है, इससे कुछ जिले कटे थे, वो मैं जब जिले पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा वो बताऊंगा। इसके बाद देखिए इसके प्रमुख कुछ यहाँ पे नदियां वगैरह हैं, वो देखिए। ये आपकी बात पौड़ी गढ़वाल से संबंधित प्रमुख नदियों की। ठीक है, देखिए आज के सेशन में नदी को डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बाउंड्री, एक लोकेशन के हिसाब से आपको सब समझ आ जाएगा। आप लोग अपनी जो पौड़ी गढ़वाल का मैप है उस पर क्या करेंगे, नदी दिखाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे दिखाना है। इसका जो उत्तरी पोर्शन है यानी नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पे आप डैश 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 करके दिखाइए, उस पर लिखिए अलकनंदा। ठीक है, इस पूरी जैसे चमोली से होते हुए, रुद्रप्रयाग से होते हुए पौड़ी में ऐसे आती है, पौड़ी की उत्तरी सीमा से होते हुए जाती है। ठीक है, जैसे ये बाउंड्री है पौड़ी की, यहाँ कहीं श्रीनगर वगैरह के किनारे किनारे होते हुए यहाँ से जाती है, यहां पे आप लिख लीजिए अलकनंदा। ठीक, इस साइड से क्योंकि ऊपर उत्तरकाशी वगैरह से होते हुए भागीरथी आती है, जो कि ये देवप्रयाग में मिल जाती है, किससे, अलकनंदा से, और यहाँ पे से क्या होती है, गंगा कहलाती है। आप लोगों को सब पता है। ठीक है, गंगा के बाद ये जो गंगा नदी यहाँ से आगे को होते हुए हरिद्वार देहरादून के इलाकों में क्या होती है, ऋषिकेश देहरादून से होते हुए हरिद्वार के इलाके में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ऐसे दिखा दीजिए। यानी इसके जो उत्तरी पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन है, वहां कौन सी नदी है, अलकनंदा है। साथ ही साथ इसमें गंगा का भी क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया किस जिले से संबंधित अलकनंदा नदी बहती है। 2-3 जिले तो यहीं दिख गए हैं, एक चमोली दिख गया, एक उसके बगल में रुद्रप्रयाग दिख गया, एक उसके बगल में पौड़ी गढ़वाल दिख गया। 3 जिले तो आपको यहीं पे दिख गए हैं। ठीक है, जब पूरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होगी सब चीजें लिंक करके पढ़ोगे, ठीक, सब कवर हो जाएगा। और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये सबसे मुख्य नदी इसकी है, इसको बोलते हैं नयार नदी, जो पौड़ी गढ़वाल की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, अब नदियों के बारे में पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी याद रखना, मैं सिर्फ आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, यहाँ कौन सी नदियां हैं। नयार नदी जो है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में 2 प्रकार की नयार हैं, एक को बोलते हैं पश्चिमी नयार यानी वेस्टर्न नयार, एक को बोलते हैं ईस्टर्न नयार यानी पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। क्योंकि एक पश्चिमी नयार जो पश्चिम साइड होगी, पूर्वी नयार जो उसके कंपैरिजन में ईस्ट की ओर होगी। ठीक है, यानी वेस्टर्न नयार जिसको बोलते हैं पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार, और दूसरे को बोलते हैं पूर्वी नयार यानी ईस्टर्न नयार। नयार नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। ये जो नयार नदी निकलती है, एक दूधातोली नामक यहाँ पे पर्वत है, उस दूधातोली पर्वत से निकलती है दोनों नयार नदियाँ, और उसी दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। जैसे आपने पामीर का पठार सुना होगा, तो कभी आपसे पेपर में पूछता है उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, आप सीधे सीधे टिक मार के आना दूधातोली पर्वत को। ठीक है, यानी इन नदियों का जो उद्गम होता है, यानी कहाँ से निकलती है पूछता है, तो आप क्या बोलोगे, दूधातोली, दूधातोली। और ये जो दूधातोली है इसको क्या बोलते हैं अगर पूछता है तो, उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं पूछता है तो आप बताओगे दूधातोली को, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी इन नदियों के बारे में, अलकनंदा, ये सब चीज, गंगा वगैरह जितनी है नया नदियां, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो जितना आपको समझा रहा हूं उतना अगली वीडियो का वेट करना। इसके अलावा कुछ बहुत अमाउंट है, बहुत कम सीमा में यहाँ पे रामगंगा नदी भी प्रभावित होती है, जहाँ पे कालागढ़ बांध है। ठीक है, जो कालागढ़ बांध है, इसी ये देखिए जो रामगंगा है, इसके जो नीचे ये वाला पोर्शन है, नैनीताल वगैरह से लगा इलाका, वहां पे कालागढ़ डैम भी है। कोटद्वार से पल्ले साइड को ईस्ट की ओर, नैनीताल से वेस्ट की ओर, उन इलाकों में यहाँ कुछ मात्रा में रामगंगा नदी भी बहती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी नदी भी बहती है तीसरी अगर पूछता है, आप लोग बताएंगे रामगंगा नदी। ठीक, रामगंगा यानी रामगंगा नदी का भी इससे संबंध है। तो बताइए पौड़ी गढ़वाल में नदी कौन कौन सी है, अलकनंदा नदी का संबंध इससे गंगा का है, यहाँ पे नयार नदी, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और रामगंगा। ठीक है, जहाँ पे कालागढ़ है। अब देखिए इसके अलावा जो यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कौन सी पौड़ी कहाँ है, श्रीनगर कहाँ है, कौन किस नदी के तट पे बना है, एक बात कॉमन सोचना, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है, मैप का क्या फायदा होता है आपको समझा रहा हूँ। यहाँ बहती है कहाँ, अलकनंदा, कल जब वीडियो आएगी नेक्स्ट तो यहाँ पे लिख दूंगा श्रीनगर इधर पे। ठीक है, और यहाँ बह रही है अलकनंदा नदी। क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, जो मतलब नए स्टूडेंट हैं जिसको बहुत आइडिया नहीं रहता, अब देखो हर टाइप के हैं, कुछ तो लॉन्ग टर्म से पढ़ ले जिन्हें सब पता चल गया, अब धीरे धीरे आइडिया हो जाता है, कोई नए बच्चे हैं उनको समझ नहीं आ पाता है। ठीक है,
क्वेश्चन पूछ दिया श्रीनगर किस नदी के तट पे है। जब श्रीनगर की लोकेशन देखी है, नदियां देखी है और कोई ऑप्शन दे दिया नया नदी, रामगंगा नदी और इसके अलावा पूर्वी नया नदी या कोई यहाँ पे से खोह नदी दे दिया, अरे भैया जब मैं तुम्हें नदियों की लोकेशन दिखाऊंगा उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस बंदे ने श्रीनगर कहाँ पे लिखा था। जब श्रीनगर यहाँ लिखा था तो डायरेक्ट माइंड पे फोकस करना श्रीनगर कहाँ पे लिखा था, तो श्रीनगर आप लोग यहाँ पे बता दूंगे। ठीक है, क्विक रिवाइज कीजिए। पौड़ी गढ़वाल कब बना था? 1840 में इसको जिला बनाया गया था। 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। उससे पहले यहाँ पे किसने शासन किया? अंग्रेजों का शासन था, गोरखों का शासन था। अजय पाल ने राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट की। पहले से यहाँ पे अनेकों गढ़ रहे थे जिन गढ़ों पे गढ़वाल वंश के अनेक शासकों ने शासन किया। 1804 में प्रद्युम्न शाह के द्वारा को गढ़वाल के गोरखों द्वारा पराजित किया गया था खुड़बुड़ा के युद्ध में। उसके बाद यहाँ गोरखा आए थे। ठीक है, जब इसके अलावा मैंने नॉर्मल चीज बताई, अक्षांश और देशांतरी विस्तार याद रखना, उसके बीच का गैप आपको याद रखना है। किन किन जिलों के साथ सीमा बनाता है? यहाँ लिखा टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, यहाँ पे यूपी देहरादून, यहाँ पे आपका हरिद्वार और ऊपर देहरादून। इतनी चीजें जब आप लोगों को समझ आ जाएंगी, बताओ कौन सी ताकत ऐसी है जब आप इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना शुरू करोगे, कौन सी ताकत ऐसी है जब आपका सिलेक्शन रोक सकती है। ये आपके हर जगह काम आएगा, नहीं सिर्फ ग्रुप सी में, लेकिन आप बड़े एग्जाम भी दोगे उत्तराखंड में, वहां भी आपको काम आएगा। और ये एक दिन ऐसा पैटर्न बनेगा सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन अब रहे ही नहीं है कि वो हर जगह से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, ऐसे ही उत्तराखंड की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा। आने वाला जो संडे है उसके लिए आपके लाइव क्विज जो टॉपिक रहेंगे उसको लिख लीजिए। ठीक है, परीक्षा वाणी से उत्तराखंड की प्रमुख परियोजना, उत्तराखंड की प्रमुख परियोजना। ठीक है, किससे पढ़ोगे? परीक्षा वाणी से। कौन सी परियोजना है? जैसे जल विद्युत परियोजना है, कौन सी किस नदी पे है, कहाँ है। दूसरा, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब तक, पौड़ी गढ़वाल प्लस देहरादून जिला, प्लस देहरादून जिला, दोनों जिलों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये उत्तराखंड का पोर्शन है। जीएस का पोर्शन, भारत का भूगोल, लूसेंट की किताब से भारत का सामान्य परिचय, अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार, द्वीप, संघराज्य क्षेत्र, ये सब लूसेंट की किताब से भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, ये लूसेंट बुक पे आधारित होगा। और हिंदी से हिंदी साहित्य का कंप्लीट जितना करा रखा है, हिंदी साहित्य, ये आपके क्या हैं आने वाले संडे के लाइव क्विज के टॉपिक रहेंगे। समझ रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के समझ आया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।